Hello student, welcome to our channel NX Physics that's make physics easy. Today is 5th class of chapter Ray Optics. Today we will discuss topic TIR. TIR. Total internal रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। तो देखिए TIR क्या होता है। अपने पास में दो मीडियम है। अपन ने ये मान लिया कि यहाँ पे अपने पास में ये जो है यह डेंसर मीडियम है। इस तरह से यह जो है अपने पास में यह डेंसर मीडियम है। ये डेंसर मीडियम है और बाहर जो है वह रेयर मीडियम है। बाहर जो है वो रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है। और यहां पे अपन नोट कर देते हैं डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। यहां पे इस मीडियम में यहां पे ये एक लाइट सोर्स है। यहां पे इस मीडियम में ये एक लाइट सोर्स है। तो इस लाइट सोर्स से जब लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन में पढ़ा था अपन ने कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वह नॉर्मल से अवे डेविएट हो जाती है। तो ये लाइट जो है यह नॉर्मल से अवे डेविएट हो गई। ये था इसका इंसिडेंट एंगल I1 और ये हो गया रिफ्लेक्शन एंगल R1। अब अपन अगर इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करते हैं, इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करते हैं तो अपने पास में ये जो रिफ्लेक्शन एंगल है यह रिफ्लेक्शन एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब लाइट जो है वह इस तरह से जानी चाहिए थी लेकिन अब और ज्यादा डेविएट हो जाएगी। तो अब ये लाइट रे जो है वह इस तरह से चली गई, इस तरह से। अब अपन ने जो इंसिडेंट एंगल है उस इंसिडेंट एंगल को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया इस तरह से। तो एक कंडीशन अपने पास में ऐसी आएगी कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पे रेयर मीडियम में जो रिफ्लेक्शन एंगल है वह रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल को अपन क्रिटिकल एंगल IC कहते हैं। इसको अपन नाम दे देते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। अब अगर अपन इस लाइट सोर्स से लाइट जो है वह क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट करवाते हैं, इस तरह से क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पे अगर अपन लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो ये जो लाइट है यह वापस इसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है। ये जो लाइट है वह 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट होगी इस बार। तो ज्यादा डेविएट होगी तो इसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगी, वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। तो लाइट का ये जो फिनोमिना है इसी फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, TIR कहते हैं। कि लाइट को अगर अपन क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर डेंसर मीडियम में इंसिडेंट करवाएं तो लाइट जो है डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस फिनोमिना को TIR कहा जाता है। अब देखो क्रिटिकल एंगल की पहले डेफिनेशन देते हैं अपन यहाँ पे। तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल की अगर बात करें अपन, क्रिटिकल एंगल, तो देखो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, द मिनिमम एंगल, द मिनिमम इंसिडेंट एंगल, द मिनिमम इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम for which refraction angle
refraction angle in rare medium is 90 degree, known as critical angle. The minimum incident angle in denser medium for which refraction angle in rare medium is 90 degree, that incident angle known as critical angle. अब अगर अपन TIR की डेफिनेशन देना चाहें तो देखो TIR क्या हो जाएगा, TIR क्या हो जाएगा, when light incident greater than critical angle in denser medium then it reflect in denser medium that phenomena known as TIR. इस फिनोमिना को अपन TIR कहते हैं. व्हेन लाइट इंसिडेंट, ये यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है वह क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है. व्हेन लाइट इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इन डेंसर मीडियम देन इट रिफ्लेक्ट इन डेंसर मीडियम दैट फिनोमिना ऑफ लाइट नोन एज TIR. अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो मीडियम है, ये वाला जो मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अपन N1 मान लेते हैं, और बाहर जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन N2 मान लेते हैं. तो स्नेल लॉ पढ़ा है अपन ने, स्नेल्स लॉ एट क्रिटिकल एंगल्स पे स्नेल्स लॉ लगाना है. तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई सी क्रिटिकल एंगल पे अपॉन साइन आर इक्वल्स टू N2 अपॉन N1. अब देखो रिफ्रैक्शन एंगल कितना है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन एंगल क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया रिफ्रैक्शन एंगल. तो यहाँ पे साइन आर की जगह क्या पुट डाउन कर देंगे अपन, साइन आई सी अपॉन साइन 90 दैट्स इक्वल टू N2 अपॉन N1. तो यहां से साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1. तो यहां से क्या आ गया, साइन आई सी दैट्स इक्वल टू N2 अपॉन N1 आ गया. अगर अपन बात करें कि ये कोई भी मीडियम है और ये जो रेयर मीडियम है वह एयर है, अपना एटमॉस्फेयर है. इफ रेयर मीडियम इज एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.03, जिसको अपन कैलकुलेशन के लिए 1 ही एज्यूम करके चलते हैं. तो ये N1 की वैल्यू 1 हो गई, सॉरी N2 की वैल्यू, ये है ना रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, इसकी वैल्यू 1 हो गई है. तो अपने पास में क्या आ गया, साइन आई सी इक्वल टू 1 अपॉन N1. तो ये अपने पास में एक फॉर्मूला आ गया. इस फॉर्मूले से अपन किसी भी मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उस मीडियम का अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है उस मीडियम की वो पता हो, तो उस मीडियम का अपन क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन लें तो एग्जाम्पल के तौर पे जो डायमंड होता है, उस डायमंड के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डायमंड के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है
वो होता है 2.34। तो इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आती है वह आती है 24.41 डिग्री। डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.34 होता है। ये वैल्यू यहाँ पे रख के अपन आईसी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आईसी क्रिटिकल एंगल जो है डायमंड के लिए वो आएगा 24.41। इसी तरह से वाटर के लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.33। इसको पुट डाउन करके आप क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था अपना TIR। स्क्रीन को पॉज करके इसको पूरे को नोट करो फटाफट। फिर जो है अपन इस TIR के एप्लीकेशन पढ़ते हैं। जैसे अपन ने रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन पढ़े थे ना, उसी तरह से यहाँ पे TIR के भी कुछ एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी एप्लीकेशन ऑफ TIR। पहला एप्लीकेशन जो है अपना वो है मिराज इन डिजर्ट। मिराज इन डिजर्ट। हाँ तो देखो मिराज क्या होता है, डिजर्ट में मिराज क्या होता है। कभी आप डिजर्ट में गए हो समर डेज में, या समर डेज में अपन कई बार रोड पे भी जाते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि किसी जगह जो है वो वाटर पॉन्ड बना हुआ है, पानी भरा हुआ है। लेकिन रियल में अपने वहां पास जाकर के देखते हैं तो अपने वहां पानी भरा हुआ नहीं रहता। अपन को यह केवल भ्रम होता है कि वहां पे पानी भरा हुआ है। तो ऐसी जो घटनाएं हैं उन्हीं घटनाओं को अपन मिराज कहते हैं। और ये जो फिनोमिना होता है कि अपन को किसी जगह वाटर पॉन्ड दिखाई देता है, अपीयर होता है, लेकिन वह रियल में होता नहीं। ये जो फिनोमिना है यह TIR के कारण होता है। तो कैसे होता है इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अपन ने माना कि ये जो है ये डिजर्ट में सैंड है, अपन डिजर्ट में है, ये फिनोमिना जो है मोस्टली डिजर्ट में ही होता है। तो ये जो सैंड है, इस सैंड के पास में ये यहाँ पे कोई ट्री है, यहाँ पे कोई ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्री है। तो होता क्या है कि समर डेज में ये जो सैंड है यह हीटेड हो जाती है, सन से हीट होने के कारण हीटेड हो जाती है। तो हीटेड होने के कारण इसके आसपास की एयर जो है, इसके आसपास की एयर अपन बात करें, ये जो एयर है इस एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। इन्वायरमेंट हीटेड होने से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो इस सैंड के आसपास की एयर जो है वह काफी ज्यादा हीटेड होने के कारण उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जबकि ऊपर वाली जो एयर है उसकी डेंसिटी ज्यादा रहती है। ये जो एयर है इस एयर की डेंसिटी ज्यादा है। तो अब इस ट्री के टॉप से जो लाइट रे आ रही है, अगर अपन बात करें इस ट्री के टॉप से जो लाइट रे आ रही है वह लाइट रे, ये डेंसर मीडियम हो गया अपने पास में, ये डेंसर मीडियम हो गया और ये इसकी डेंसिटी कम होने से ये जो है अपने पास में रेयर मीडियम हो गया। तो इस ट्री के टॉप से जो लाइट आती है वह डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रेवल करते समय इस लाइट का TIR हो जाता है, मतलब वापस जो है ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है और अपन को यहाँ पे
दिखाई देती है इस तरह से। तो अपन को ये जो स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की दिखाई देगी। देखो इस तरह से दिखाई देती है। ये जो ट्री था अपने यहाँ वह अपन को इस तरह से दिखाई देता है। इस तरह से ये जो ट्री था अपना, इस ट्री की अपन को अपोजिट इमेज दिखाई देता है, उल्टा ट्री दिखाई देता है। तो ये जो अपोजिट इमेज बनती है वह किसमें बनती है? अपन कह सकते हैं कि कोई भी वाटर बॉडी है उसके पास में अगर अपन कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी अपोजिट इमेज बनेगी, इसलिए ये अपन को यह वाटर पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। अब जब अपन समर में सड़क पे जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, अपन को कोई भी ऐसा ट्री की जो इमेज है वह नहीं दिखाई देती, लेकिन ऐसा मतलब स्ट्रक्चर दिखाई देती है कि वहां पे वाटर पॉन्ड है या पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे अपन को क्यों दिखाई देता है कि वहां पे जो इमेज बनती है वह जो ओपन इन्वायरमेंट है या जो स्काई है उसकी अपोजिट इमेज बनती है नीचे, तो वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसीलिए अपन कहते हैं कि वहां पे एक वाटर पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी, और इसी को अपन क्या कहते हैं? मिराज कहते हैं। तो ये डायग्राम जो है वो अपन अच्छे से याद रखेंगे। तो पहले आप डायग्राम बनाओ, फिर अपन इसको नोट कुछ इस तरह से करेंगे कि इन समर डेज ए वाटर पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर इज अपीयर इन द डिजर्ट। दैट स्ट्रक्चर इज ओनली डिल्यूशन ड्यू टू TIR। वह स्ट्रक्चर जो है वह एक भ्रम है TIR के कारण, और उसी फिनोमिना को अपन मिराज कहते हैं। दैट्स फिनोमिना नोन एज मिराज। फिर अपन जो है इस डायग्राम बना देंगे और इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे कि डिजर्ट में क्या होता है। डिजर्ट में ये जो सैंड है वह सैंड काफी हीटेड हो जाती है। उस हीटेड सैंड के कारण उसके आसपास की एयर जो है वह भी हीटेड हो जाएगी, और उस एयर की डेंसिटी अपर एयर के कंपेयर में कम हो जाएगी। इसलिए ये नीचे जो है रेयर मीडियम और अपर जो है वह डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा। तो आसपास की किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रेवल करती है, और एक सिचुएशन में उस लाइट का TIR हो जाता है और अपन को अपोजिट इमेज दिखाई देती है, और यही फिनोमिना जो है वो मिराज है। तो एक तो अपने पास में ये कंडीशन हो गई। दूसरा जो इसके फिनोमिना है वो है अपना स्पार्किंग ऑफ डायमंड। स्पार्किंग ऑफ डायमंड। तो देखो डायमंड जो है वह अपन को स्पार्किंग करता हुआ दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है चमकता हुआ? जब अपन डायमंड को इनिशियली समुद्र से निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो उस टाइम वो डायमंड जो है वो चमकता हुआ दिखाई नहीं देता, इतना ज्यादा चमकीला नहीं होता। फिर उस डायमंड को अपन रफ करके जो है वह चमकाते हैं। तो ऐसा फिनोमिना क्यों होता है? अभी अपन ने पीछे क्लास में पढ़ा था कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायमंड के लिए वह होता है 2.34। इसलिए ये इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा वह हो जाएगा 24.1 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेट। तो अब अपने डायमंड की जो सरफेस है उस सरफेस को इस तरह से रफ करते हैं। ये मान लो अपने पास में डायमंड हो गया, तो इसकी ये जो सरफेस है इन सरफेस को अपन इस तरह से रफ करेंगे कि इन सरफेस पे ये जो लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे इंसिडेंट जो हो रही है, उस लाइट रे के लिए जो ये इंसिडेंट एंगल है वह इंसिडेंट एंगल इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए। अगर इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में उस लाइट रे का TIR हो जाता है। तो इसमें ये एंगल ज्यादा हो गया, तो ये लाइट रे जो है एक बार यहाँ एंटर तो कर गई, एंटर करने के बाद में इस सरफेस पे गई, इस तरह से अपन दिखा देते हैं। देखो इस सरफेस पे जब इंसिडेंट हुई तो इसके लिए ये
इंसिडेंट एंगल की वैल्यू जो है वह क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गई, तो इस लाइट रे का जो है अब TIR होता रहेगा। ये लाइट रे जो है वह डायमंड के अंदर ही रोटेट होती रहेगी, इस तरह से घूमती रहेगी। तो ये लाइट रे जो है अंदर ही अंदर घूमती हुई जब अलग अलग सरफेस पे इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होती रहेगी, तो पूरा डायमंड जो है वह अपन को स्पार्किंग करता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें आपको दो वैल्यू याद रखनी है, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू याद रखनी है। थर्ड एप्लीकेशन जो है, इसका थर्ड एप्लीकेशन जो है वो है ऑप्टिकल फाइबर। देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, किसी भी सिग्नल को क्वालिटी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफर करने के लिए अपन जिस केबल को यूज में लेते हैं वो केबल है ऑप्टिकल फाइबर। किसी भी सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक हाई क्वालिटी के साथ ट्रांसफर करने के लिए जो केबल यूज में लेते हैं वह केबल होती है ऑप्टिकल फाइबर। यह केबल जो है, यह केबल हाई क्वालिटी क्वार्ट्ज एंड ग्लास फाइबर से बनी होती है। ये जो केबल है यह केबल हाई क्वालिटी क्वार्ट्ज एंड ग्लास फाइबर से बनी हुई होती है और इस केबल के 3 पार्ट होते हैं। इस केबल के 3 पार्ट होते हैं। वो 3 पार्ट देखो कौन कौन से हैं। पहला पार्ट जो है वो है कोर, दूसरा जो है वह है क्लेडिंग और थर्ड जो है वो है आउटर सरफेस। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो स्ट्रक्चर कैसी है। ये केबल जो है कुछ इस तरह की होती है। ये अपन सेंटर मोस्ट पार्ट दिखा दिया सबसे पहले। इस तरह से जो है यह केबल होती है। इसमें ये जो सबसे सेंटर मोस्ट पार्ट जो है, ये जो सबसे सेंटर में होता है, इस पार्ट को कहते हैं अपन कोर। सेंटर मोस्ट पार्ट जो है ऑप्टिकल फाइबर का, जो सेंटर मोस्ट पार्ट जो है उस पार्ट को अपन कोर कहते हैं। इस कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह बहुत ही हाई होता है, या फिर अपन कहें कि इसके चारों तरफ ये कोर जो है वह क्लेडिंग से सराउंडेड होती है। इस कोर के चारों ओर ये जो पार्ट है इस पार्ट को कहेंगे अपने क्लेडिंग। ये कोर के जो चारों तरफ है इसको कहेंगे अपने क्लेडिंग। द सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज नोन एज कोर and it is surrounded by the cladding. The refractive index of centermost part core is higher than cladding, so core is behave as a denser medium and cladding is behave as rare medium.
और इन सबको बाहरी एक्सटर्नल अफेयर्स जितने भी होते हैं, एक्सटर्नल फिनोमिना जितने भी होते हैं, उस एक्सटर्नल फिनोमिना से सेफ रखने के लिए अपन बाहर जो है एक प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हैं चारों तरफ, उसी को बोलते हैं अपन आउटर कोटिंग या फिर आउटर सरफेस। तो इसमें तीन पार्ट कौन कौन से हो गए, कोर हो गया, क्लेडिंग हो गया और आउटर कोटिंग या आउटर सरफेस हो गई। कोर क्या हुआ, सेंटर मोस्ट पार्ट होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह हाई होता है और यह जो है डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करता है। यह कोर जो है वह क्लेडिंग से सराउंडेड होता है, कोर के चारों ओर जो है क्लेडिंग होती है। इस क्लेडिंग के चारों ओर जो है आउटर सरफेस होती है और इस क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कोर से कम होता है, इसलिए यह क्लेडिंग जो है रेयर मीडियम की तरह बिहेव करती है। ये क्लेडिंग जो है यह रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगी, रेयर मीडियम। और ये कोर जो है वह एक तरह से डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगी। और इन सबको एक्सटर्नल फिनोमिना से सेफ रखने के लिए चारों ओर अपन प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हैं, उसी को क्या कहते हैं अपन, आउटर कोटिंग या फिर आउटर सरफेस। अब देखो इसमें एक्शन कैसे होता है, इसमें अपन जब इसमें इस तरह से लाइट रे जो आती है, एक बार ये लाइट रे जो है वह कोर में एंटर कर गई, तो अब यह जब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो इसके लिए इंसिडेंट एंगल जो है वह क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है और यह लाइट रे जो है वह इस तरह से TIR होता हुआ जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक विदाउट लॉसेज जो है ट्रांसफर हो जाती है। ये लाइट रे जो है यह लॉन्ग डिस्टेंस तक विदाउट लॉसेज जो है ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए उस हाई क्वालिटी के जो सिग्नल है उनको ट्रांसफर करने के लिए अपन जो है ऑप्टिकल फाइबर यूज में लेते हैं। नेक्स्ट देखो एक डेरिवेशन है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन कैसे होगा उसकी अपन स्टडी करते हैं। तो अपन ने क्या एज्यूम किया, अपन ने एज्यूम किया कि इस तरह से अपने पास में एक स्फेरिकल सरफेस है, ये रही स्फेरिकल सरफेस। ये जो है अपन ने एक स्फेरिकल सरफेस एज्यूम कर ली इस तरह से। इस स्फेरिकल सरफेस पे यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो इस स्फेरिकल सरफेस के लिए पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं। देखो तो इस स्फेरिकल सरफेस पे यहां पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये जो नॉर्मल है वह इस तरह से जाएगा, इस तरह से यहाँ पे ये जो है इसका सेंटर आ गया, सेंटर से पासेज होगा नॉर्मल जो है वह इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से पासेज होगा। अब इस स्फेरिकल सरफेस पे इस पॉइंट पे कोई लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से यहाँ पे ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ये लाइट नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है उस एंगल को अपन इंसिडेंट एंगल कह देंगे। ये बाहर की तरफ जो मीडियम है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और ये जो स्फेरिकल सरफेस है अंदर इस स्फेरिकल सरफेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह N2 है। ये पूरी स्फेरिकल सरफेस है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो N2 है। तो अब लाइट रे जब
अपन ने मान लिया कि ये N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यह रेयर मीडियम है, रेयर है, और ये जो मीडियम है वह डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करेगी तो लाइट रे जो है वह नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगी। तो ये नॉर्मल की तरफ इस तरह से डेविएट हो जाएगी, यहाँ पे इंसिडेंट होगी और यहाँ पे क्रॉस करेगी। एक लाइट रे जो है वह इस तरह से गई है, तो दोनों लाइट रे जो है यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे इसकी इमेज आई बन गई। ये अपने पास में ऑब्जेक्ट था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और यह जो है इसका पोल हो गया। अब अपन ने यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को अपन ने एम मान लिया। ये जो पॉइंट अपने पास में एम है और एम पॉइंट से ये जो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर एन ड्रॉ कर दिया। ये जो एंगल है इस एंगल को अपन ने अल्फा, इसको बीटा और इस एंगल को गामा नाम दे दिया। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यह नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपन जो भी है वो सारी चीजें एक बार नोट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, ओ जो है वह ऑब्जेक्ट है, आई जो है वह इमेज है, सी जो है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर है, N1 जो है वह रेयर मीडियम है, N2 जो है वह डेंसर मीडियम है, C जो है वह पोल है और Mn जो है वह परपेंडिकुलर है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और नेक्स्ट N जो है वह नियर टू P है। ये रियल में ये स्फेरिकल सरफेस इतनी ज्यादा कर्व तो होती नहीं है, तो अगर बहुत ही कम कर्व है तो ये N पॉइंट जो है वो है ऑलमोस्ट P के पास में ही होता है। N को अपन P भी लिख सकते हैं, तो N पॉइंट जो है वह P के नियर है। IC जो है वह इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल है और R जो है वह रिफ्रैक्शन एंगल। अब अपन बात करते हैं स्नेल लॉ। स्नेल्स लॉ जो पढ़ा है अपन ने वो क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर दैट्स इक्वल टू N2 अपॉन N1 था। अब अपन यहां पे बात करें, इफ आई एंड आर स्मॉल, तो साइन आई इक्वल्स टू आई लिखा जा सकता है और आर साइन आर इक्वल्स टू आर लिखा जा सकता है। तो यहां से क्या आ गया, आई अपॉन आर इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, N1 आई इक्वल्स टू N2 आर। यह अपने पास में एक इक्वेशन आ गई, इसको बोल दिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट। चलो आगे करते हैं इसको। अब देखो यहां से अपन एंगल अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू निकाले। तो यहां से डायग्राम को देख करके, फ्रॉम डायग्राम tan अल्फा की वैल्यू बताओ। tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जो है वो है Mn और बेस जो है वो है NO। ठीक है, इसी तरह से बीटा की अगर बात करें अपन, बीटा tan बीटा, tan बीटा, तो tan बीटा क्या हो जाएगा,
mn अपॉन nc nc। इसी तरह से अपन बात करें tan गामा, तो tan गामा क्या हो जाएगा mn अपॉन ni, mn अपॉन ni। tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा की वैल्यू जो है वो अपन ने डायग्राम से नोट कर ली। देखो अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू, ठीक है। अब अपन यहां पे कहेंगे कि अल्फा, बीटा, गामा आर वेरी स्मॉल। रियल में प्रैक्टिकली जो ये एंगल होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, वह बहुत ही कम होते हैं। और दूसरी बात अपन यहां पे कह चुके हैं कि n नियर टू p, n जो है वह p के बहुत ही पास है और अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू जो है वो बहुत ही स्मॉल है। तो इस tan को हटा देंगे अपन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, केवल अल्फा की वैल्यू आ जाएगी m, n की जगह क्या लिख सकते हैं p, तो mp अपॉन po, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी mp अपॉन pc, और गामा की वैल्यू आ जाएगी mp अपॉन pi। ये वैल्यू आ गई अपने पास में, अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू आ गई। चलो ठीक है। इसके बाद में देखो, अगर अपन ट्राइंगल बात करें, ट्राइंगल OMC, ट्राइंगल OMC दिख रहा है। तो ट्राइंगल OMC में दो इंटरनल एंगल का जो सम है वह थर्ड एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, IC जो है वो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा की वैल्यू ये रही और बीटा की वैल्यू ये रही। तो IC जो है वो आ गया अपना MP अपॉन PO प्लस MP अपॉन PC। यह है अपने पास में I की वैल्यू आ गई। दूसरा, इसी तरह से अपन ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल CMI, ट्राइंगल CMI, IMC भी बोल सकते हैं। तो इसमें दो इंटरनल एंगल, यह है गामा है और ये R है। गामा प्लस R इक्वल टू क्या होगा, बीटा होगा। तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा हो जाएगा। अरे इन दोनों का सम जो है वह थर्ड के इक्वल होगा। दो इंटरनल एंगल का सम थर्ड एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। तो गामा प्लस R इक्वल टू बीटा, तो R इक्वल टू क्या हो गया, उधर लेके गया तो बीटा माइनस गामा, तो R इक्वल टू हो गया बीटा माइनस गामा। बीटा की वैल्यू देखो अपने पास में क्या है, बीटा की वैल्यू है MP अपॉन PC माइनस गामा की वैल्यू है MP अपॉन PI। ये जो वैल्यू है अल्फा, IC और R की वैल्यू जो है वह इक्वेशन 1 में पुट डाउन करेंगे। पुटिंग वैल्यू IC एंड R इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट डाउन करें तो देखो N1 ये IC नहीं है, केवल I है। क्रिटिकल एंगल में लिख दिया अपन ने, केवल I है। N1 I की वैल्यू जो है वो कितनी है, I की वैल्यू है MP अपॉन PO प्लस MP अपॉन PC इक्वल्स टू N2 R की वैल्यू कितनी है, MP अपॉन PC माइनस MP अपॉन PI। MP जो है वो सब में कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा,
पीसी वालों को एक तरफ कर लेते हैं, पीसी वालों को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये देखो एक बार बच क्या गया, N1 अपॉन PO प्लस N1 अपॉन PC इक्वल्स टू N2 अपॉन PC माइनस N2 अपॉन PI। पीसी वालों को एक तरफ कर लो और इनको इधर ले आओ, ये हो गया N1 अपॉन PO PI वाला इधर आया तो N2 अपॉन PI इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन PC। अब देखो P से लेकर के O तक की डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस अगर बात करें अपन P से लेकर के O तक की डिस्टेंस, तो ये क्या हो गई, माइनस यू हो गई ना। P क्या है, पोल, पोल से लाइट रे इस तरफ जो आ रही है, तो इस तरफ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन ये जो है यू डिस्टेंस हो गई, P से लेकर के C तक की डिस्टेंस जो है वो R हो गई, और P से लेकर के I तक की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस V हो गई। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर की इक्वल। तो यहाँ पे रखते हैं, देखो अपन वैल्यू रखते हैं, PO जो है साइन समेत रखें तो PO तो माइनस यू हो जाएगा, PI जो है वह V हो जाएगा, और PC जो है वह R हो जाएगा। तो पहले इस टर्म को लिख देता हूं मैं, N2 अपॉन PI, PI की वैल्यू V माइनस माइनस यू है तो माइनस लगा दिया, N1 अपॉन PO की जगह U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। यह फॉर्मूला जो है अपने आगे भी यूज में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो सबसे पहले जो है वीडियो को पॉज करके पूरा एज इट जो है नोट कर लो, उसके बाद में एक बार अपन दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, दोबारा देखो अपना टॉपिक है रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, एक स्फेरिकल सरफेस एज्यूम कर ली। ये स्फेरिकल सरफेस जो है, इस स्फेरिकल सरफेस यह एक डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 है, और बाहर अपन ने रेयर मीडियम ले लिया जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपने पास में N1 है। ठीक है, इस रिफ्लेक्टिव सरफेस पे अपन ने M पॉइंट पे जो है एक O पॉइंट से एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, O जो है वह ऑब्जेक्ट ले लिया, तो यहां से ये लाइट रे इंसिडेंट हुई। इस लाइट रे की जो इमेज बन रही है वह I पे बन रही है। ये यहां से लाइट रे आएगी, ये इस तरह से जो है डेविएट हो जाएगी। इसको किसी भी तरह से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि O से एक लाइट रे आई, M पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, M पॉइंट पे अपन ने एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो MC हो रहा है, तो O जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसके लिए इंसिडेंट एंगल I हो गया, और अब यह लाइट रे जो है वह रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रही है, तो नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगी। तो यह लाइट रे जो है जानी तो इस तरह से चाहिए थी, लेकिन नॉर्मल की तरफ डेविएट हो गई और रिफ्लेक्शन एंगल R हो गया, तो इसको यहाँ पे कट कर रही है, तो ये यहाँ पे इमेज I बन जाएगी। यहाँ पे क्यों बनी इमेज, क्योंकि दूसरी लाइट रे जो है वो इस तरह से जा रही है, ये परपेंडिकुलर हुई तो इस तरह से पास होगी रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों लाइट रे यहाँ कट कर रही है, तो ये I हो गया, ये पॉइंट C हो गया, ये एंगल I, ये R, अल्फा बीटा गामा जो है वो अपन ने एज्यूम कर लिया। फिर अपन ने क्या किया, ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे अपन ने नोट कर दी। इनको फटाफट देखो एक बार क्या क्या नोट किया है। ठीक है, तो इसके बाद में देखो अपन ने क्या किया, स्नेल लॉ अप्लाई किया। स्नेल लॉ अपन ने पढ़ा है साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N2 अपॉन N1। वही यहाँ पे अपन क्या कहेंगे कि एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल जो है वो दोनों की वैल्यू स्मॉल है, तो अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं I अपॉन R इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो इसको अपन ने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। फिर यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा नोट किए थे उनके रिस्पेक्ट में अपन ने tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। M से जो है ये Mn जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस पे नॉर्मल है।
तो टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा की वैल्यू आ गई। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा जो है वो बहुत ही स्मॉल है, और ये जो एन पॉइंट है वह पी के बहुत ही पास में है, नियर है, तो एन की जगह तो पी नोट कर देंगे, और यहां से ये वैल्यू स्मॉल है तो टेन हट जाएगा, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आ जाएगी। फिर अपने ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाई। एक ट्राइंगल प्रॉपर्टी जो है वो इस ट्राइंगल के लिए लगाई, ओ एम सी। इस ट्राइंगल में दो इंटरनल एंगल अल्फा और बीटा का सम जो है वह थर्ड एक्सटर्नल एंगल आई के इक्वल होगा। तो आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से पुट डाउन कर दी तो अपने पास में आई की वैल्यू आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी अपने ट्राइंगल है सी एम आई में लगाई। तो सी एम आई में दो इंटरनल एंगल आर और ये आर है और ये गामा। इस गामा को इस तरह से कर दो, आर प्लस गामा इक्वल टू बीटा। तो यहां से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। तो ये आई की वैल्यू आ गई और आर की वैल्यू आ गई। आई और आर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट डाउन कर दी अपन ने। इक्वेशन फर्स्ट में पुट डाउन की तो यहां से जो एम पी जो है वह सब में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो सेम टर्म है पीसी वाली उसको एक साइड कर लिया, और एक साइड करने के बाद में इसको सोल्व कर लिया। देखो इसको ध्यान से, ये इक्वेशन जो है यह है अपने आगे लेंस फॉर्मूला जब डेराइव करेंगे तो उस टाइम यूज में आएगी। ये इक्वेशन जो है आपको याद होनी चाहिए। आज की क्लास इतनी ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।